नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सदर प्रमुख और शाही मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली को गिरफ्तार कर दिया गया है। आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां जफर अली को 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में हिरासत में लिया गया और इसी को लेकर हिरासत में लिया गया है। 24 नवंबर को भड़काने का जो लोगों को भड़काने का आरोप लगा है, उन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामा मस्जिद सदर प्रमुख और शाही मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली ने कहा, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई। उन्हें 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के सिलसिले में संभल पुलिस की एसआईटी टीम ने हिरासत में लिया था। संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि शांति व्यवस्था के लिए पहले से ही पर्याप्त बल लगाया गया और अभी भी क्षेत्र में पर्याप्त बल मौजूद है। आपको बता दें कि जिस तरह से 24 नवंबर को घटना हुई, हिंसा फैलाने की घटना हुई और इसी को लेकर जो लोगों को भड़काने का पूरी तरह से जो आरोप लगा है, वो उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सदर प्रमुख और शाही मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली पर लगा है और इसी सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में लोगों को भड़काने का आरोप है उन पर, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि आपने लोगों को भड़काया, उस दिन आपने लोगों को भड़काया था, तो उन्होंने कहा कि मैं भड़काने का काम नहीं किया था। उन्होंने सीधे इससे इनकार किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखिए, संभल में कानून व्यवस्था चूंकि हिरासत में ले लिया गया है, उसके बाद कानून व्यवस्था कहीं बिगड़े नहीं, इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामा मस्जिद सदर प्रमुख और शाही मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली ने कहा, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई, लेकिन हिंसा भड़काने का आरोप लगा है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी को लेकर पूरी तरह से अगर कहा जाए, संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा है, शांति व्यवस्था के लिए पहले से ही पर्याप्त बल लगाया गया था और अभी भी क्षेत्र में पर्याप्त बल मौजूद है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिठूर महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा पुनः भारतवासियों को दी है। जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा भारतवासियों को पुनः दी है। याद करिए, गंगा एक्शन प्लान 1986 में बनी, लेकिन 2014 तक आते आते मां गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। प्रदूषण का आलम यह था कि गंगा नदी में जलीय जीव नष्ट हो गए थे। उस समय तमाम प्रश्न खड़े होते थे और आज मैं कह सकता हूं, महाकुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सपना देखा था गंगा मैया के लिए, आज महाकुंभ की सफलता उसके साथ जुड़ करके और नई ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाई है। गंगा नदी में अब फिर से जलीय जीव दिखाई देने लग गए हैं। डॉल्फिन फिर से दिखाई दे रही है। अब अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें हो रहे हैं। यह अपनी विरासत के प्रति हमारे अंतःकरण को प्रस्तुत करता है। अगर विरासत और विकास की जिसने भारत की परिकल्पना को मोदी जी ने हम सबको दिया है, आज उसका साकार स्वरूप हम सबको हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है। ये वही स्वरूप है जो नए भारत के रूप में हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और बिठूर महोत्सव उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रही है।
यहां पर पौराणिक काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक नए भारत के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यही कानपुर मां गंगा के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर को भी, कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए, कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। वीरानी छा गई, कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया, मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, हर जगह लाचारी ही लाचारी। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र 2025 पर कहा कि आने वाले बजट दिल्ली की जनता को समर्पित होगा। ये बजट दिल्ली की जनता के लिए होगा पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि बीजेपी संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए यह उससे संबंधित बजट होगा और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो दिल्ली के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ सौगात अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट दिल्ली की जनता द्वारा तैयार किया गया बजट होगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों से बातचीत करती रही हैं। केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना सहयोग मिल रहा है, जिसका असर आपको आगामी बजट में दिखाई देगा। देखिए, ये विषय तो सरकार का है और मुझे लगता है कि आने वाला बजट दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। हमारे संकल्प पत्र में जो हमने कहा है उससे संबंधित बजट होगा और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जब बजट पेश करेंगी तो दिल्ली के, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो, या श्रमिक वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए, या हमारा व्यापारी वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए इस बजट में दिल्ली को कुछ न कुछ सौगात वो देंगी। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेके जाएं। इंफ्रा पे वो जोर देंगी, हेल्थ पे उनका जोर होना चाहिए, शिक्षा पे उनका ध्यान है। वो खुद दिल्ली की स्टूडेंट रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाला बजट दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। ये दिल्ली की जनता द्वारा तैयार किया गया बजट होगा, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों से संवाद करती रही हैं, उनकी अलग अलग मांगों को सुनती रही हैं और उसकी परिणति आपको इस बजट में दिखाई देगी। एक्स्ट्रा बजट को लेकर जो बात है, निस्संदेह मुझे लगता है कि जब हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से जितना सहयोग हमें मिलना चाहिए उतना सहयोग हमें मिल भी रहा है और वो आपको बजट में दिखाई देगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पार्लियामेंट्री कार रैली 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा हर एक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप सड़क पर निकलते हैं और उस समय दुर्घटना ना हो, उसे लेकर कई नियम हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हमारे देश में होते हैं, यह चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूक कार्यक्रम करने चाहिए। रोड सेफ्टी हर एक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यकता है
आप सड़क पे जब जाते हैं तो सड़क में दुर्घटना ना हो उसके लिए कई चीजें हैं। गाड़ी चलाने का, लेन मेंटेन करने का, ड्राइविंग स्किल, रूल फॉलो करना, किस स्पीड में जाना, कई नियम होता है। ऐसे लाइसेंस मिल गया, गाड़ी पकड़ा और चल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़क पे चलने के लिए ध्यानपूर्वक ड्राइविंग का कई नियम होता है, उसका पालन करना होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसा हमारा देश में होता है, भारत में। तो ये चिंता का विषय है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि सड़क हादसे को रोकने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओर से ये कार्यक्रम किया गया है। मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आज कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला और ऐसा कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि कांग्रेस 50 सालों तक जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी और काम करके दिखाया, और जो करके दिखाया है उससे लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना हमारा अधिकार है। अगर उससे मल्लिकार्जुन खड़गे को तकलीफ होती है तो होती रहे। देखिए, डिलीवरी होती है तभी प्रचार होता है। बिना डिलीवरी के प्रचार करना तो कांग्रेस को आता था, और उन्होंने 50 साल तक देश को गुमराह किया है। लेकिन हम आदरणीय मोदी जी ने विकास की राजनीति को तरजीह दी है और करके दिखाया है, और जो करके दिखाया है उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना, वो तो हमारा अधिकार है। उससे अगर खड़गे साहब को तकलीफ होती है तो होती रहे। फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एशिया अस्पताल के निदेशक सुरभिराज की गोली मारकर हत्या किए जाने पर कहा कि यह चिंता का विषय है। अगर ऐसी एक भी घटना घटती है तो वो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में अनुसूचित जाति के लोगों की, खासकर पासवान समाज के लोगों की चुन चुनकर हत्याएं की गई। शहरी इलाकों में भी अपराध बढ़ा है। यह यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे एक राजनीतिक दृष्टि भी है। ये चिंता की बात है, और अगर एक भी ऐसी घटना घटती है तो वो जरूर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। हम लोग खुद प्रदेश प्रशासन से मुख्यमंत्री जी, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, उनसे भी हम लोगों ने पुनः यह आग्रह किया है, लिखित तौर पर भी, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से टारगेट किलिंग भी बढ़ी है, जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के लिए, खास तौर पर पासवान समाज के लोगों की भी इस दौरान चुन चुनकर हत्याएं की गई हैं। उसके अलावा भी शहरी इलाकों में भी जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर एकदम से बढ़ी हैं, ये यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह हम लोगों ने पुनः किया है कि इस बात को नियंत्रित करने की जरूरत है। कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनावी वर्ष, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक दृष्टि भी है, ऐसे असामाजिक तत्व जो कि चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार और सरकार की छवि को खराब करने की सोच के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन, अलग अलग जिलों में जहां जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर एसपी हो, स्थानीय प्रशासन के लोग हो, उनसे बात कर तुरंत ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का हम लोगों ने भी बात किया है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं। जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं, उम्मीद हम लोग जरूर करते हैं कि भविष्य में कम से कम ये घटनाएं नियंत्रित होंगी। पासवान मामले में तो आपकी पार्टी का नेता का नाम आरजेडी भी लगातार ले रही है, कार्रवाई नहीं हुई, तो राजनीतिक मतलब क्या है इसका? भाई, जिसका भी नाम सामने आ रहा है और किसी ने भी, भले वो हमारी पार्टी का कोई सदस्य हो, गठबंधन का कोई हो, या कोई भी व्यक्ति असामाजिक सोच रखने वाला जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है,
उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी का भी संरक्षण किसी अपराधी के प्रति नहीं होगा। हम लोगों के पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कोमल पासवान का, वहां पर हमारी पार्टी के सांसद जमुई से अरुण भारती जी, जो कि प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो भी गए थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस पूरे विषय को भी दिया गया है। मेरी खुद मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। ऐसी घटनाओं में और इस तरीके की जितनी घटना है, जो भी दोषी है बख्शा कतई किसी को नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा सबको होगी। बट हाँ, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर भी हम सब लोग चिंतित हैं, उसको लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर कहा कि यह चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य को लेकर तो हम चिंतित है ही, लेकिन हमारी चिंता बिहार के लिए अधिक है। इस तरह के नेतृत्व यदि बिहार के पास है तो बिहार कितना महफूज होगा या उसके हित कितने सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए तो हम चिंतित हैं ही, लेकिन बिहार के लिए भी और ज्यादा चिंता है कि इस तरह का नेतृत्व अगर बिहार के पास है तो बिहार कितना महफूज है, बिहार के हित कितने सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए तो हम चिंतित हैं ही, लेकिन बिहार के लिए भी और ज्यादा चिंता है कि इस तरह का नेतृत्व अगर बिहार के पास है तो बिहार कितना महफूज है, बिहार के हित कितने। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि करनाल में 3 दिवसीय मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। ऐसे मेलों से किसानों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है, उनकी आय बढ़ती है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी जो फैसला किया है, हम इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं और हमारे किसान भी इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय जो ग्राउंडा उत्कृष्टता केंद्र पर मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन हुआ है। इस प्रकार के जो मेले लगते हैं, उनका किसानों को नई नई तकनीक जानने का, उसके नज़दीक जाने का, उसको सीखने का ये मौका मिलता है और इससे हमारे किसान लाभान्वित होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, उनका जो लाभ है उसका फसल चक्कर के अंदर उसको लाभ मिलता है। और सरकार भी इस प्रकार से हमने अभी बागवानी के क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा बजट इसके अंदर बढ़ाया है, ताकि हमारा किसान इस बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंदर और ज़्यादा जुड़े और वो धान और गेहूं के इस फसल से बागवानी की तरफ बढ़े, जिससे कि उसकी इनकम हो। हमने 3 हरियाणा में नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी निर्णय किया है, चाहे अमरूद है और चाहे हमारा किन्नू है और लीची है। हमने इन हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर, चाहे अमरूद के लेकर के है, चाहे लीची को लेकर के, खजूर को लेकर के है, हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किसानों को इस उत्कृष्टता केंद्र खोल करके उनको जानकारी उसके साथ जोड़ने का काम, ताकि हमारा किसान उसकी तरफ बढ़े और उसकी इनकम बढ़े, उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा किसान भी उसके अंदर लगातार जुड़ रहा है। मैं आज इस जो एक्सपो सब्जी ये 2025 आज समापन समारोह है, इसके अंदर जितने भी पिछले 3 दिनों में हमारे किसान आए हैं और उन्होंने जानकारियाँ ली है और उससे प्राकृतिक खेती की तरफ भी वो बढ़ते हैं, उसकी इनकम बढ़ती है। उसको लेकर के हमने चाहे गन्नौर के अंदर एक बड़ी मंडी जो 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हो रही है, उसका मेरे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के बाजार भी हम खड़े कर रहे हैं ताकि किसान को कोई दिक्कत समस्या ना आए और इस जो उत्कृष्टता जो ये सब्जी एक्सपो 2025 का ये आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को भी और आयोजकों को भी और जो लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है सीखा है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो तकनीक है और तकनीक इजराइल के माध्यम से लेकर के हमारे किसान उसका लाभ उठाते हैं। मैंने देखा भी है, चाहे वो टमाटर की पेड़ की बात हो, इस तकनीक के माध्यम से टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है
बैंगन की होती है, शिमला मिर्च की होती है, आलू की होती है। लगातार क्योंकि किसान को नई तकनीक से जुड़ करके उसको लाभकारी मूल्य मिले, ये सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, किसानों को उसका लाभ मिलता है। हरियाणा में आज से बिहार दिवस मनाया जा रहा है, बिहार दिवस आज से मना रहे हैं, क्या कुछ लक्ष्य, क्या कुछ उद्देश्य है? नहीं, देखिए, बिहार के लोग हैं जिनकी एक बड़ी भूमिका इस देश के विकास के अंदर है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, क्योंकि बिहार के लोग देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर जाकर के उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनको मिलकर के उनको इस अवसर की बहुत बधाई देते हुए, उनसे आपस में विचार साझा करते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को और सशक्त मजबूत करते हुए ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं उनको बिहार दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। दिवस है भगत सिंह राजगुरु। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।